हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत सारी करेज के बाद आई एम शेयरिंग दिस टॉपिक विद यू कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू माय मदर एंड व्हाट्स हैपनिंग इन माय लाइफ। सो कोविड ने बहुत ज़्यादा सभी की लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पेक्ट किया है। डायरेक्टली काफ़ी क्लोज वंस की लाइफ चली गई एंड इनडायरेक्टली का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरी मदर। जुलाई 2021 में उनको कोविड का फर्स्ट वैक्सीनेशन लगा था एंड उसके बाद उनको एक लम्प, एक गांठ फील हो रही थी अपने राइट साइड ब्रेस्ट के अंदर, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के साथ शेयर करा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। एंड उसके बाद हम मैक्स गए थे, जो मैक्स वैशाली है, वहाँ पर डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए। एंड उन्होंने उसका एग्जामिन किया तो दे डाउटेड कैंसर। एंड इसके बाद मतलब माय मदर वॉज सो शैटर्ड। मतलब किसी को भी भरोसा नहीं होता अगर डॉक्टर बोल देना ऐसे मुँह पे कि मेरे को लग रहा है कैंसर का, किसी को भरोसा नहीं होगा इस चीज़ पे। एंड हमने भी उनको भरोसा करने नहीं दिया कि ऐसे ही होगा, हो तो जान दो, देखते हैं। तो उन्होंने हमको बुलाया था 2-3 डेज़ बाद के अपॉइंटमेंट देके कि सारे टेस्ट हमको कराने थे, गुड्डू के बायोप्सी, मेमोग्राफी, एवरीथिंग। सो वो सारे हम लोगों ने करवाए एंड वहाँ जाके हमको पता लगा कि दे आर वे टू कॉस्टली। हमारे पास हेल्थ पॉलिसी थी, बट हेल्थ पॉलिसी भी रिम्बर्स्ड अप करती है व्हेन योर पेशेंट गॉट एडमिटेड। उससे पहले वो नहीं करते हैं रिम्बर्स उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, जो भी बीमारी के लिए आप रिम्बर्समेंट चाहते हो। तो फिर जैसे तैसे करके भी अरेंज्ड एंड हमारे सारे टेस्ट डन हो गए। देन मम्मी घर पे आई थी। बहुत मतलब जब से डॉक्टर ने उनको बोला, दिवाली के बाद का टाइम है, लाइक नवंबर 21 की दिवाली भी सेलिब्रेटेड एंड उसके बाद हम गए थे डॉक्टर के पास। एंड उन्होंने जस्ट डाउट दिमाग में डाल दिया था एंड वो मम्मी को बिल्कुल स्माइल नहीं करने दे रहा था। मतलब उसके बाद मैंने उनकी स्माइल ही नहीं देखी। मेरे उस टाइम प्री बोर्ड्स चल रहे थे, एग्ज़ाम्स का टाइम था, क्योंकि टाइम पे हमारे 12th बोर्ड्स दो टर्म्स में हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2। दिसंबर में मेरे टर्म 1 एग्ज़ाम्स थे एंड वो नवंबर चल रहा था। सो प्री बोर्ड्स चल रहे थे एंड फिर रिपोर्ट आई। मैं स्कूल से ही आई थी उस टाइम पे एंड जस्ट दोपहर को हमेशा जब मम्मी खाना वाना खिलाने के बाद नाप लेती है तो मैं उनको हक करके हमेशा ही लेटा करती थी, सारी बातें बताती थी अपने स्कूल की एंड ऑल। तब बहुत ज़्यादा रोते रोते शी शेयर्ड विद मी कि कैंसर डायग्नोस हो गया है, क्योंकि डॉक्टर ने कॉल पे बता दिया था कि हाँ डायग्नोस हो गया है, बट रिपोर्ट डिस्कस करने एंड आगे का प्रोसीजर डिस्कस करने हमको जाना था। एंड बहुत ज़्यादा रोते हुए, मतलब उन्होंने ये भी बोला कि मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा, तेरे में तो अभी दिमाग भी नहीं है, पागल सी है तू, मतलब एवरीथिंग। और मतलब बहुत ज़्यादा टेंस थी वो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उनको, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, उनके बच्चों के लिए। एंड गए फिर रिपोर्ट्स डिस्कस करने के लिए। मम्मी के साथ नहीं की थी, सिर्फ पापा के साथ डिस्कस की थी उन्होंने रिपोर्ट। एंड शी डायग्नोस्ड विद 4th स्टेज ट्रिपल नेगेटिव एग्रेसिव कैंसर। मतलब ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कैंसर होता है जो बहुत तेज़ी से फैलता है बॉडी के अंदर। एंड तो उन्होंने बोला हम ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, हमको कीमोथेरेपी चढ़ानी होगी एंड 16 कीमोथेरेपीज़ पहले चढ़ेंगी एंड उसके बाद देखा जाएगा कि आगे रेडिएशन के लिए जाना है, सर्जरी के लिए जाना है, क्या जाना है। जैसा वो गांठ एक्ट करती है कीमोथेरेपी के बाद, वो हम उसके बाद डिसाइड करेंगे। उसके बाद शी गॉट एडमिटेड एंड फर्स्ट टाइम मैंने उनको ऐसे हॉस्पिटल के कपड़ों में व्हील चेयर पर बैठे हुए देखा था। धरती अच्छी खासी हरियाणा की कुड़ी, चलती फिरती व्हील चेयर पे बैठी थी। सो दैट वाज सो हार्ड टू सी। एंड उसके बाद वो एडमिट हुए, वहाँ पे उनकी कीमोथेरेपी हुई। फ्रॉम डे टू नाइट वो वहाँ पे पूरे टाइम जस्ट रोई हैं, क्वेश्चन पुट अप करते हुए खुद से, भगवान से, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है सब कुछ। एंड उसके बाद कीमोथेरेपी हुई। फर्स्ट कीमोथेरेपी बहुत वर्स्ट थी, मतलब उनके सर पे चढ़ गई थी, उसकी वजह से भी एक दिक्कत हो गई थी, वो मैं शेयर करूँगी आगे वीडियो के अंदर। एंड बट हमको एक रियलाइजेशन भी हो गया था सारे एक्सपेंसेस एवरीथिंग देख के कि मैक्स को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बहुत, दैट्स वे टू एक्सपेंसिव। एंड कोविड में मेरे फादर की भी जॉब चली गई थी। ओनली अर्निंग सोर्स जो था उस टाइम मेरे घर में वो था मेरे भाई के इनकम, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, बिकॉज ही वॉज जस्ट अ फ्रेशर। ही वॉज 21 at that point of time, 21 or 22, and he was a fresher। तो फ्रेशर की कितनी ही अर्निंग होती है, यू नो दैट। सो वी ट्राइड कि हम दिल्ली एम्स में कैसे भी चले जाएं, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा यहाँ पे रिलैक्सेशन हो जाता है कि एक्सपेंसेस थोड़े से वहाँ पे कम होते हैं, बट दिल्ली एम्स में जाना इज़ नॉट
नॉट दैट ईजी, बहुत मुश्किल है दिल्ली एम्स में जाना। एंड हमारे वहाँ पे कोई अप्रोच भी नहीं थी। हमारे कोई दूर के रिलेटिव थे जो एक डॉक्टर को जानते थे, जो यहाँ पर नहीं बट एक एम्स और है झज्जर हरियाणा में, जिसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं, बट वो स्पेशली कैंसर पेशेंट्स के लिए है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स का ही है वो। सो वहाँ पे एक डॉक्टर को वो जानती थी। सो वहाँ पे जैसे तैसे दूर के बहुत चेन बाय चेन अप्रोच लग के हम जैसे तैसे वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ कोई बस फैसिलिटी नहीं है, कोई वहाँ पे मेट्रो फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। एंड वी वर नॉट ओनिंग एनी कार। हम किसी फैमिली मेम्बर के साथ वहाँ पे गए थे। मैं नहीं गई थी, ऑफ कोर्स मेरे को कोई लेके नहीं जाता था हॉस्पिटल में, इवन मेरे भाई को भी नहीं लेके जाते थे। बट फर्स्ट कीमो के बाद मम्मी की तबीयत बहुत डाउन हो गई थी, तो मेरे भाई ने स्टार्ट करा ज़िद करके कि नहीं मैं जाऊँगा साथ में। बट मैं घर पे अकेले रहती थी होल टाइम। वो लोग गए फिर झज्जर, एंड झज्जर में बात हुई। डॉक्टर तो वहाँ पे नहीं मिले थे उस दिन, तो हम एक दिन और गए थे फिर वहाँ पे कि डॉक्टर मिल जाएं। पूरा दिन लग गया था, रात हो गई थी आते आते। जैसे तैसे करके हमारी वहाँ फाइल ओपन हुई एंड डॉक्टर ने बोला कि या तो आप जो पीस उन्होंने बायोप्सी के लिए निकाला था वो आप ले आओ, या फिर यहाँ पे दोबारा से बायोप्सी इनकी होगी, सारे टेस्ट दोबारा से होंगे, क्योंकि वो लोग रिलाय अपने ही टेस्ट पे करते हैं। सो दोबारा से सारे टेस्ट वहाँ पे हुए एंड ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट कीमोथेरेपी जो हमको मैक्स में लग गई थी, उसके बाद उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लाइक रात को इमरजेंसी में उनको शिफ्ट करना पड़ा था, ECG वगैरह सारे टेस्ट हुए थे। पूरी रात इमरजेंसी में रह के वो मॉर्निंग में वार्ड में शिफ्ट हुए थे। सेकेंड कीमोथेरेपी लगी थी यहाँ पे एम्स झज्जर के अंदर। वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ। डॉक्टर ने हमको पूरा केस समझाया कि देखो ये केस है। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक हम लोगों को डरा दिया था, बट हम लोगों ने होप नहीं छोड़ी। हम भगवान पे भरोसा रखे रहे, प्रे करते रहे, एवरीथिंग। सो उनकी कीमोथेरेपी चली थी 2 वीक्स के गैप में। एंड कीमोथेरेपीज़ की वजह से जो वेन्स होते हैं उनके हाथ में बहुत कम हो गए थे, जिसकी वजह से ऐसे सुई लगाने के लिए, ब्लड लेने के लिए बहुत मुश्किल से उनका नर्व मिलता था। थेरेपी लगाने के लिए भी उनका नर्व बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता था। उसके बाद कीमोथेरेपी चलती रही, साथ साथ में डॉक्टर ने बोल दिया था कि हमको रेडियोथेरेपी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि गांठ बहुत बड़ी है एंड कैंसर भी एग्रेसिव नेचर का है। सो हमको रेडियोथेरेपी भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो रेडियोथेरेपी स्टार्ट हो गई 1 जनवरी, 8 जनवरी एंड 15 जनवरी 2022 को रेडियोथेरेपीज़ मिली थी मम्मी को। एंड साथ साथ कीमोथेरेपी भी चल रही थी। एंड साथ ही साथ उनका दिसंबर एंड अराउंड में पेट CT स्कैन हुआ था। उसके अंदर उनके ब्रेन में एक क्लॉट फाइंड आउट हुआ। तो डॉक्टर्स को समझ नहीं आया था कि क्या वो भी एक कैंसर है, ये क्या हुआ है। ये सारे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चला, बहुत सारे टेस्ट हुए, उनका वो मेंटली स्टेबल हैं, एवरीथिंग सब कुछ चेकआउट करने के लिए काफ़ी सारे टेस्ट हुए। एंड उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि एक कैंसरस नहीं है ये गांठ जो भी है, जस्ट क्लॉटिंग हो गई है ब्लड की। सो उनके ब्लड थिनिंग मेडिसिन वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। वो ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते थे जिससे खून पतला हुआ एंड वो क्लॉट खुल जाए, या फिर और कोई फर्दर क्लॉट ना बने। उसके बाद बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए बोलते थे, क्योंकि उनको हल्का सा भी कुछ हुआ तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता था, क्योंकि ब्लड थिनिंग है तो खून बहुत पतला हो चुका है। पहले मेडिसिन लेते थे एंड उसके बाद एक इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया था जो पेट में लगता था, जो वे टू कॉस्टली था। लाइक आई गेस 3000 का एक इंजेक्शन था। जो भी था ये सब चलता रहा एंड सारी चीज़ें जो रुकी थी वो थी अराउंड मई में जाके। उसके बाद क्लियरेंस के लिए भागे थे, न्यूरो का क्लियरेंस, MO का क्लियरेंस, RO का क्लियरेंस, सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना था, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप था हमारा सर्जरी का। अब सर्जरी से पहले हमको सारे ही क्लियरेंस चाहिए रहते हैं। उसके बाद क्लियरेंस लेते लेते बहुत टाइम लग गया था। कभी किन्हीं डॉक्टर के पास भाग रहे, कभी किन्हीं डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, करते करते जून हो गई थी। एंड उसको उन्होंने बोल दिया था ठीक है आप सर्जरी के लिए डेट ले लो, जब डेट मिलेगी उस डेट पे आप एडमिट होना, देन सर्जरी हो जाएगी नॉर्मल। देन 9 जून को मेरा बर्थडे था, मेरा 18th बर्थडे था 9 जून 2022 को। एंड 10 जून 2022 को वो हॉस्पिटल गए सर्जरी के लिए। वो उनको एडमिट कर लिया था उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। एंड वो डिले होता रहा। अराउंड हफ्ता 10 दिन वो वहाँ पे एडमिट रहे। वहाँ पे सर्जरी इसलिए कंडक्ट नहीं हो रही थी क्योंकि झज्जर में कोई भी न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं था। ब्रेन में क्लॉटिंग थी, ब्लड थिनिंग मेडिसिन चल रही थी। डॉक्टर ने रेड अलर्ट डिक्लेयर कर दिया था कि ये सर्जरी बहुत हाई रिस्क सर्जरी है, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट के प्रेजेंस में ही कंडक्ट हो सकती है। झज्जर में कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं था, दैट्स वाई उनको दिल्ली एम्स में सर्जरी करवानी थी। एंड वहाँ पर स्लॉट मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली एम्स बहुत ज़्यादा फ्लडेड है पेशेंट से, बहुत
ज़्यादा फ्लडेड है वो, दैट्स वाई। एंड इतना ज़्यादा मतलब जब भी सर्जरी की बात आती थी मम्मी इतना ज़्यादा डर जाती थी, रोने लग जाती थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी। फिर एक बार उनको डॉक्टर ने आकर समझाया कि आपको ठीक होना है ना, ये प्रोसीजर होता है, ये करना रहता है वगैरह वगैरह, क्योंकि एक फ़ीमेल के लिए ना बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसे अपने फिज़िक में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती है, हेयर्स हो गए, एसेट्स हो गए, एवरीथिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। किसी भी रीज़न से उनका हट जाना या कोई भी चीज़ होना उनको बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। चीज़ें नॉर्मलाइज सुनने में लग सकती हैं, बट जब कोई फील करता है ना, दैट्स लिटरली नॉट नॉर्मल। उसके बाद जैसे जैसे करके उन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, कुछ भी सोचा, खुद को समझाया, वो मोटिवेशन अंदर से आता है ना, वो कहीं से नहीं आ सकता। उसके बाद वो दिल्ली एम्स शिफ्ट हुई थी अराउंड 21-22 जून को। हाई रिस्क केस था एंड बहुत ज़्यादा जल्दी सर्जरी करवानी ही थी। सो ऑन 24 जून 2022 उनकी सर्जरी फाइनलाइज हो गई एंड उस दिन था मेरा CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम्स बिगिन। 7 जून को मेरे क्लास 12 के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे एंड 24 जून से CA फाउंडेशन के एग्ज़ाम स्टार्ट थे एंड 24 जून को मम्मी की सर्जरी थी। ये बात मेरे भाई ने मेरे से शेयर नहीं की थी। जब वो 23 को रात को आया था घर पे, उन्होंने मुझसे शेयर नहीं करी। उनको डर था कि मैं डर जाऊँगी, घबरा जाऊँगी, पेपर छोड़ दूँगी या कुछ भी। बट मैं मम्मी को कॉल करती रहती थी पूरे टाइम पे, मैं उनसे लगी रहती थी पूरे दिन फ़ोन पे बात करने में। तो उन्होंने मुझे ये बात बता दी कि कल सर्जरी फाइनलाइज हो गई है। मेरे को उन्होंने बताया कि मना किया था मेरे को सबने बताने के लिए, बट अगर तेरे को किसी और से पता लगता, कोई कॉल करके तुझसे पूछ रहा था कि क्या अपडेट चल रहा है, तो तुझे बहुत बुरा लगता। एंड सर्जरी के बाद भी तुझे पता लगता कि सर्जरी होगी, तब भी तुझे बहुत बुरा लगता कि इतनी मेजर चीज़ मुझसे शेयर नहीं करी गई है। सो इसलिए उन्होंने मुझे बता दिया एंड मुझे बहुत बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मेरे साथ ये चीज़ शेयर करी। एंड मैं खुश थी क्योंकि वो ठीक होने वाली हैं, सर्जरी हो जाएगी, फिर सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। मैं हमेशा ये बात करती थी कि हमारे एग्ज़ाम सारे साथ में होते हैं। जब उनकी कीमोथेरेपी चल रही थी तो मैं 12th बोर्ड चल रहे थे, उनकी सर्जरी है तो मेरा CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम्स है, साथ में एग्ज़ाम्स देंगे, साथ में पास होकर दोनों बाहर आएंगे। सही हुआ। उनकी बहुत लंबी सर्जरी चली थी बट सर्जरी उनकी अच्छे से हो गई। मेरे एग्ज़ाम्स बहुत डरावने गए थे बट मैं भी क्लियर हो गई। हम दोनों ने साथ में एग्ज़ाम्स दिया ना, हम दोनों ने क्लियर कर लिया। उसके बाद बहुत खुश थे हम कि हाँ ठीक है, अब सब नॉर्मलाइज हो जाएगा, अब सब ख़त्म है, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हैं। एंड हमने शिखर जी, अगर आप लोगों को पता होगा हमारा JNU का शिखर जी होता है, तो हमने शिखर जी की टिकट्स राजधानी की बुक कर ली थी। इफ़ यू डोंट नो, तो हम लोग आज तक राजधानी में नहीं बैठे हैं। सो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट ही हमारे लिए कि हमने राजधानी की टिकट्स बुक कर ली थी शिखर जी जाने के लिए। जस्ट दिवाली के बाद हम शिखर जी जाने वाले थे 2022 में, बट कोई वहाँ पे थोड़ा सा फैमिली क्राइसिस हो गया जिसकी वजह से हमको अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ी, क्योंकि सभी जा रहे थे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। उन्होंने कहा कि सब चले जाएंगे तो रुकेगा कौन। बहुत गलत लगा मेरे को ये चीज़ उस टाइम पे फैमिली का वो रिएक्ट करना, क्योंकि उस टाइम कोई और भी रह जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट हम रह गए तो चलो जो भी है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। हम नहीं जा पाए, हमने टिकट कैंसिल कराई, 2000 रुपये अलग से और वेस्ट हो गए टिकट कैंसिल कराने, क्योंकि हमने 10-15-20 दिन रुक के कि क्या पता मन बदल जाए, क्या पता मन बदल जाए करके रुके हम, बट नहीं हुआ। जो भी था, फिर उसके बाद सर्जरी हो गई। सर्जरी के बाद भी काफ़ी चीज़ें होती है, सारे डॉक्टर से बार बार जाके मिलना रहता है, फिर से ब्लड थिनिंग मेडिसिन स्टार्ट करनी थी। देन जून में सर्जरी होने के बाद जब हम अपने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिले थे तो उन्होंने बोला कि सर्जरी के बाद उनको बिल्कुल ही चीज़ ख़त्म करनी थी, क्योंकि कहीं पे भी अगर हल्का सा भी कुछ रह जाता है तो वो चीज़ भी ख़त्म होनी चाहिए। तो रेडियोथेरेपी स्टार्ट हुई थी उनकी 15 डेज़ की लगातार, जुलाई में जो कि स्टार्ट हुई थी। कभी बीच में छुट्टियाँ हो गई, कुछ हो गया, करते करते वो अगस्त तक खिंच गई थी। तो फ्रॉम जुलाई स्टार्टिंग ऑन मिड से लेके अगस्त मिड तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रही थी। ऑल्सो मेरा 8 अगस्त को फाउंडेशन का एक रिज़ल्ट आया था, तब भी वो हॉस्पिटल में ही थी, तब भी वो मेरे पास नहीं थी। कोई नहीं, उन्होंने फिर भी मेरे को 1000% सपोर्ट करा। हमेशा सबसे पहले कॉल करती थी वो, हर चीज़ के लिए मेरे को मोटिवेट वगैरह सब कुछ उन्होंने करा। वो तब भी हॉस्पिटल में एडमिट थी, रेडियोथेरेपी चली एंड उसके बाद अगस्त मिड में वो घर पे वापसी आई थी। एंड उसके बाद भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, मतलब हमको लगा था कि ठीक है अब चीज़ें ख़त्म है, बट उसके बाद भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद फिर से उनकी कीमोथेरेपी चली थी टैबलेट से, जो वीक में 3 साइकिल्स रहती थी कि हमको 3 हफ्ते मेडिसिन लेनी है एंड 4th हफ्ते डॉक्टर को दिखाना है। फिर से नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होती थी, फिर 3 हफ्ते मेडिसिन लेनी है, फिर 4th हफ्ते डॉक्टर को दिखाना है। ऐसे करते करते टैबलेट्स के साथ कीमोथेरेपी चली थी, जो कि हमारी
अराउंड 15 मार्च 2023 तक कंटिन्यू रही थी। तो 15 मार्च 2023 को हमारी टैबलेट्स बंद हो गई थी एंड बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी कि डॉक्टर ने हमको बोल दिया कि नाउ यू आर कैंसर फ्री, अब आपको कैंसर नहीं है। हमारी पेट स्कैन की डेट थी आफ्टर 15 मार्च, अराउंड 18 मार्च थी हमारी पेट सीटी की डेट, बट डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, अब कोई नीड नहीं है, आप पेट सीटी मत कराइए, ये अब आप कैंसर फ्री हो। ये चीज़ सुन के वी वर ऑन दी 7th क्लाउड। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, मतलब इतने ज़्यादा खुश थे ना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत खुश थे ना। आफ्टर सर्जरी सिचुएशन काफ़ी नॉर्मलाइज हो गई थी कि मम्मी हमसे चल फिर रही थी, वीकनेस ठीक होने लगी थी, थोड़ा सा बाहर निकलने लगी थी, मंदिर जाने लगी थी एंड मंदिर के सारे फंक्शंस वगैरह अटेंड करने लगी थी, हर चीज़ नॉर्मलाइज होने लगी थी। मैं भी बहुत खुश हो गई थी कि हाँ, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। मेरी CNT की क्लासेस बिगिन हो गई थी 7 जुलाई से, जो कि मैं आराम से करी थी दिसंबर जनवरी स्टार्टिंग तक आराम से सब कुछ नॉर्मली हुआ। मेरी क्लासेस भी 10 आवर्स की होती थी, भाई का भी ऑफिस होता था, सब नॉर्मली चला, सब ठीक हो गया था। मैं बहुत खुश हो गई थी। प्लान्स बन गए थे कि अब हम प्लेन में बैठेंगे, अब हम राजधानी में बैठेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, क्योंकि पता है आप जो चीज़ नहीं करते हो ना कि अभी नहीं कर रहे, बाद में करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हो, घूमने जाना, एग्जाम्स हो जाओ फिर जाएंगे, CA बन जाओ फिर जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा, वो सारी ही चीज़ें आप तब करने लग जाते हो जब आपको लगता है कि लाइफ इज़ सो अनसर्टेन। हमारा 1 साल में कितना कुछ रह गया था, अब हमको वो सारी चीज़ें जीनी थी। अब हम वेट नहीं कर रहे थे कि मैं CA बन जाऊँ, वेट नहीं कर रहे थे कि बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग जाए, उसके बाद कुछ करेंगे। हमारे पास जितने रिसोर्सेज थे हमको उसको मैक्स यूटिलाइज़ करना था, हमको बहुत लाइफ में इंजॉय करना था। सो बहुत सारे प्लान्स हमने माइंड में बना लिए थे, बट 15 मार्च को जब हमको क्लियरेंस मिला, उसके बाद धीरे धीरे इश्यूज स्टार्ट हुए। उनके लेफ़्ट पैर में बहुत सीवियर पेन स्टार्ट हो गया, मतलब कुछ लंगड़ा कर चलने लग गई। एंड वो टाइम इतना हार्ड था उनको देखना, बहुत हार्ड था उनको देखना। आप अपने किसी पेरेंट को ऐसे लंगड़ाते हुए चलते हुए देखोगे ना, सो उनका जो पैर है वो ऐसे को पीछे को नहीं आ रहा था, वो ऐसे हो गया था, झुक गया था लेफ़्ट वाला पैर इस तरीके से, एंकल से आगे जो तलवा पार्ट होता है ना, तलवे वाला, वो वाला। तो उसके बाद हम बहुत टेंस थे, हम बहुत सारे डॉक्टर्स के गए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास एंड नॉर्मल जो जनरल डॉक्टर्स होते हैं उनके पास, सबके सब एंटीबायोटिक्स दे देते हैं एंड नथिंग एल्स, बस एंटीबायोटिक। इतना पेन था, इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया हमने, छोटे मोटे जो आसपास के होते हैं उनको, बट कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, ना ही पेन में आराम मिल रहा था। एंड हमेशा हमारा क्वेश्चन होता था, भगवान इससे बुरा क्या, अब क्यों, भगवान इससे बुरा और क्या हो सकता है। एंड हमेशा भगवान जी रॉन्ग प्रूफ कर देते थे, उससे भी बुरा हो जाता था। उनको अचानक ऐसे गले में दिक्कत आ गई, गले में स्वेलो करने में दिक्कत आ गई कि वो अब खाना भी स्वेलो नहीं कर पा रहे थे। पहले दिक्कत आई, वो पानी के सहारे पानी खाने को गटकते थे, खाते थे खाने को। उसके बाद धीरे धीरे आए कि बिल्कुल ही पानी के साथ भी खाना नहीं जा रहा, खाते एकदम प्यूक आउट हो रहा है। उसके बाद दिक्कत है कि पानी भी उनसे नहीं पिया जाता, पानी पी के भी एकदम प्यूक आउट हो रहा था। मतलब ये मान लो हाफ अप्रैल एंड पूरी मई उन्होंने कुछ भी नहीं ही खाया है। मतलब इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, एक बहुत ज़्यादा सीवियर दिक्कत हो गई थी कि हम 26 अप्रैल को हम उनको इमरजेंसी में दिल्ली एम्स ले गए थे कि क्या हो रहा है। और डॉक्टर एकदम, मतलब क्या पता नहीं डॉक्टर के दिमाग में होता है, डॉक्टर ने आके बोल दिया कि मुझे डाउट हो रहा है कि पैरालिसिस तो नहीं हो गया। मम्मी के दिमाग में पैरालिसिस घुस गया कि पैरालिसिस हो गया, हाँ पैर नहीं उठ रहा, पैर नहीं चल रहा, पैर नहीं मुड़ रहा, बैलेंस फील नहीं हो रहा, एनर्जी फील नहीं हो रही, तो पैरालिसिस हो गया। एंड खाना नहीं खाया जा रहा था। पता नहीं इस चीज़ को हर कोई नेगलेक्ट कर रहा था कि गले से नहीं खाया जा रहा, देखते हैं ENT को दिखाओ, ये करो वो करो, हर चीज़ हर कोई नेगलेक्ट किया जा रहा था। जब गले में दिक्कत शुरू हुई थी हमको, तो हमने काफ़ी ENT के डॉक्टर को दिखाया एंड सेम वो एंटीबायोटिक्स दे देते, कोई ग्लिसरीन दे दिया कि इससे गरारे करो। हमने गरारे कर लिए, स्टीम ले ली, एवरी पॉसिबल थिंग जो हम कर सकते थे वो सारी ट्राई कर ली, बट कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड उसके बाद फिर हम जैसे तैसे दिल्ली एम्स गए इमरजेंसी में कि कुछ करें, वो कुछ करें, कुछ नहीं, वो बस ग्लूकोज चढ़ा देते थे कि हाँ ठीक है। ग्लूकोज चढ़ता था तो बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाती थी, तो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता था। एंड फिर रात को लेट नाइट थोड़ा सा घर पे आए थे डिस्चार्ज होके, उसी दिन 26 को ही 28 अप्रैल को उनका बर्थडे था। बट उस दिन भी उनको हॉस्पिटल जाना था। हमने थायराइड भी पूरा चेक करवा लिया, जो
बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे दिल्ली में, कोई दूर था हमारे घर से, बट वहाँ जाके हमने थायराइड भी चेक करवा लिया, अपने हैंड से हर पॉसिबल चीज़ ट्राई कर ली। हमारी 8th ऑफ मई को अपॉइंटमेंट थी, दवाइयाँ बंद होने के बाद, दवाई हमारी बंद हो गई थी 15 मार्च को, देन 2 मंथ बाद की उन्होंने अपॉइंटमेंट दी थी कि आप एक बार आके दिखा लेना। बिना अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर की शक्ल देखना भी बहुत मुश्किल है, बट पेन बहुत सीवियर था, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा पेन था, इतना ज़्यादा कि मतलब वो दर्द के मारे रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैं डेफिनेट वर्ड यूज़ करूँ तो डिट वॉज तड़प रही थी वो दर्द से। मेरा 3rd मई को सीए इंटर के एग्ज़ाम स्टार्ट थे एंड ये लास्ट ऑफ अप्रैल का टाइम ही चल रहा था। ऑन 1st में इतना ज़्यादा दर्द था उनको, कुछ भी नहीं खाया जा रहा था, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग हुए जा रही थी, खाली पेट वॉमिटिंग हो जा रही थी। तो हम बस जैसे तैसे उनको हॉस्पिटल लेके गए। हमारा घर था वो 3rd फ्लोर पे था एंड उनको जब दर्द शुरू हुआ था तब भी वो रेगुलर मंदिर जाती थी। हमने बोला कि अभी फटाफट घर लेना, इट्स नॉट पॉसिबल, हम रेंट पे चले जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं रेंट पे नहीं जाऊंगी। जो बंदा रेंट पे चला जाता है फिर वो रेंट का ही रह जाता है, फिर नहीं हो पाते तुम अपने घर में शिफ्ट, ऐसे उनकी थिंकिंग थी। एंड उन्होंने कहा रेंट पे नहीं जाऊँगी। बट उस दिन सीढ़ियाँ उतरने में जो हालत हुई ना, लिटरली उतरने में आंसू आ गए थे सीढ़ियों को। सो हम अपनी प्राइवेट कार बुक करके जाते थे, प्राइवेट कार। तो हमने फटाफट उनको बोला कि प्लीज़ अरेंज हो जाएगी कार, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उनके रेगुलर ही कस्टमर हो गए थे। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा अप्रोच वगैरह करके, खुद की तो नहीं बट किसी और से प्राइवेट कार प्रोवाइड करवाई। थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लगे बट क्या कर सकते थे, उस टाइम इमरजेंसी थी। तो हम फटाफट झज्जर एम्स गए एंड वहाँ पे फिर इमरजेंसी में एडमिट करा, फिर ग्लूकोज चढ़ाया। एंड क्या कर सकते थे उस टाइम इमरजेंसी में, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस एक फ़र्स्ट एड जो कहते हैं ना, हम फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जो मेजर काम होगा ना वो आपका ओपीडी में ही हो सकता है। उन्होंने बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने बोला कि हम यहाँ से पेट स्कैन के लिए रेफ़र कर सकते हैं। हमने जब पूरी सिचुएशन बताई कि हमको पेट स्कैन के लिए मना कर दिया गया था एंड ऑल, उन्होंने बोला कि हम पेट स्कैन यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं कि आप पेट स्कैन आज करा लो इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर आपको डेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड वैसे ही मम्मी कुछ नहीं खा पा रही थी, मुश्किल से चाय बिस्किट ले पा रही थी, बट उस टाइम तक आके वो भी एकदम बंद ही हो गया था। सो हमने पेट स्कैन करवाया वहाँ पे, खाली पेट तो था ही। एंड उसकी रिपोर्ट आनी थी, आ जाती है 1 हफ्ते में। तो 8th मई को हमारे पास अपॉइंटमेंट थी ही ओपीडी डॉक्टर की, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की। तो फिर हम लोग क्या कर सकते थे, हमने वेट किया, 1 दिन वहाँ पे रखा उनको, फिर डिस्चार्ज वो हो गई थी 2 मई को। वो इवनिंग के टाइम पे आई थी, बहुत मुश्किल से 3 फ्लोर चढ़ी थी, मतलब मान लो कि बॉडी को एकदम खींच के वो 3rd फ्लोर पे चढ़ी थी। बहुत चक्कर आ रहे थे उनको, फटाफट से ग्लूकॉन डी दिया, जो खा रही थी, कुछ भी पी रही थी तो वॉमिटिंग हो जा रही थी, कुछ नहीं रह रहा था पेट में, बहुत बुरी सिचुएशन हो गई थी। 3rd मई को मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, सीए इंटरमीडिएट का। मैं जस्ट एक एंड पे थी कि नहीं दे रही हूँ एग्ज़ाम, बट मेरे पिलर्स एज ऑलवेज का तू जा, ठीक हूँ, 3 घंटे की बात है, कुछ नहीं हो रहा 3 घंटे में, तू जा। घर में लंगड़ा के उस टाइम पे वो चल पा रही थी, उस टाइम पे चल पा रही थी। जब वो 2 मई को घर पे आई थी डिस्चार्ज होके, तब वो चल पा रही थी, लंगड़ा के हल्का फुल्का पकड़ के दीवार, हाथ पकड़ के उनको वॉशरूम लेके जाते थे एंड वहाँ बिठा के पूरा आना पड़ता था। एंड मैं गई जैसे तैसे, बहुत बारिश हो गई उस दिन 3rd मई को, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बट हमने उसका कहा कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम हार नहीं मानेंगे इस सब चीज़ों के साथ। सो गई मैं, एग्ज़ाम्स दिए मैंने, अपना अकाउंट्स का एग्ज़ाम गया, अच्छा गया। सुबह मम्मी के पास रहती थी तो सब अच्छा गया। लॉ का एग्ज़ाम दिया, वो भी बहुत अच्छा गया, उसमें एग्जेम्पशन भी आई मेरी। एंड फिर था कॉस्ट का एग्ज़ाम एंड मम्मी को जाना था उसी दिन हॉस्पिटल। उस दिन सुबह बहुत, मतलब हर एग्ज़ाम में ही बहुत दर्द होता था सुबह, बट उस दिन एक तो डर बहुत था एंड दर्द भी बहुत था। जैसे तैसे बहुत मुश्किल से हम पहुँचे हॉस्पिटल एंड डॉक्टर ने देखी रिपोर्ट एंड जस्ट उन्होंने नेक्स्ट स्टेप लिया, वो था एडमिट करने का, बिकॉज रिपोर्ट में आया कि कैंसर फैल चुका है एंड कैंसर फैला है स्पाइन एंड ब्रेन के अंदर। कैंसर ब्रेन में पहुंच गया था एंड स्पाइन में फैल गया था, इसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे थे। सो 2nd टाइम उनको कैंसर हुआ। अगर उस टाइम पेट स्कैन हो जाता तो शायद फैलता ही नहीं, क्योंकि
कंटिन्यू रहती मेडिसिन्स, या फिर किस हमारी तरफ से गलती हो गई, उनकी तरफ से गलती हो गई, डोंट नो। बस हुआ ये कि कैंसर फैल गया फिर से, एंड अब पहुंच गया स्पाइन एंड ब्रेन में। ब्रेन में कैंसर पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने जस्ट हमको एक ओवरव्यू देके पूरा समझा दिया था कि देखो, हम इतनी कीमोथेरेपीज़ नहीं दे सकते बॉडी में, इतनी रेडियोथेरेपीज़, इतनी रेडियो वाइब्स नहीं जाती हैं बॉडी के अंदर। एंड इस कैंसर का अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि उनका पहले भी हाई अलर्ट था सर्जरी, सो हम लोग सर्जरी नहीं देंगे, इसके लिए सर्जरी तो बिल्कुल ही नहीं देंगे। सो जो नेक्स्ट प्रोसेस था वो था कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी उस टाइम पे उन्होंने होल्ड पे रखी कि देखते हैं कि रेडियोथेरेपी से ही काम हो जाए। उन्होंने एडमिट कर लिया उनको हॉस्पिटल में। मैं एग्ज़ाम दे के जस्ट बाहर आई एंड भाई ने बोला कि एडमिट का प्रोसीजर हो रहा है। कॉस्टिंग एग्ज़ाम में मेरा बहुत बुरा गया था एंड ये सब भी हो गया। सो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो उस घर पहुंची, जैसे तैसे करके हिम्मत जोड़ के टैक्सेशन का पढ़ना शुरू किया एंड वहाँ पे सारी चीज़ें चल रही थी। मैं वहाँ पे नहीं थी बट भाई था, सब कुछ भाई ने हैंडल करा। एंड रात को बहुत लेट, आई गेस 11-12 बजे वो घर पे आए थे, बिकॉज झज्जर से यहाँ पे आने में ही हमको 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद हम घर पे रहे थे, वहाँ पे बहुत चीज़ें चली पेन के लिए। उन्होंने पता नहीं क्या क्या कैनुला वगैरह लगाया था एंड पेन कंट्रोल करने के लिए। वहीं पे हमको एक पैच प्रोवाइड हुआ, फेंटानिल पैच, जो पेन को खींच लेता है 25 mg का। वो वर्क कर रहा था हमारे लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि पेन थोड़ा रिलीफ हो रहा था। एंड उनका बॉवल मूवमेंट नहीं हो रहा था, उसकी वजह से बहुत दिक्कत थी। तो एनिमा वगैरह एवरीथिंग वहाँ पे पूरा प्रोसेस चला। साथ ही साथ उनकी रेडियोथेरेपी भी वहाँ पे स्टार्ट हो गई। उनको ब्रेन की एंड स्पाइन की रेडियोथेरेपी दी गई। उसके बाद एग्ज़ामिन किया, काफ़ी दिनों तक एग्ज़ामिन किया। अराउंड 18 मई तक वो वहाँ पे एडमिट रहे थे। 19 मई को डिस्चार्ज हुए थे एंड उसी बीच उन्होंने फर्स्ट कीमोथेरेपी भी उनको दे दी थी। उनके बहुत क्यूट हेयर्स आने लग गए थे। उनको सब बोलते थे कि आप इंदिरा गांधी जैसे लगते हो, आप स्कूल के एकदम रिच प्रिंसिपल टाइप्स लगते हो। बहुत क्यूट, बहुत प्यारी सी वो लगती थी। फिर से कीमोथेरेपी हुई एंड फिर से हेयर लॉस स्टार्ट हो गया एंड फिर से सारे बाल चले गए। सो बहुत सैड थी वो। इवन शी आस्क्ड क्वेश्चन कि मुझे ये बताओ कि ठीक होना है कि नहीं होना। मतलब डॉक्टर ने क्या बोला है कि यू नो व्हाट आई मीन। उसके बाद बहुत ज़्यादा सीवियर पेन था। मतलब पहले जब उनको हुआ था कैंसर तो इतना पेन तो नहीं था, वीकनेस थी बहुत ज़्यादा, बहुत सैड थी, स्माइल नहीं करती थी बिल्कुल भी, बहुत शैटर्ड थी। बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन था। एंड हम उस टाइम पे हमारे पास 3rd फ्लोर का ही हमारा घर था। हम बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे रेंट के लिए घर। एक हमने फाइनलाइज भी कर लिया जिसके अंदर लिफ्ट थी। वो घर बहुत छोटा था बट काम चलाने के लिए उस टाइम पे और कोई ऑप्शन नहीं था। बट उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो गया था हमारा ऑन 17th। अराउंड 18th को उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए एंड बोला कि नहीं, हमको दोनों फ्लोर साथ में देने हैं। एंड जो रीज़न हमको लगा वो ये था कि मेरे भाई ना मीशो करने गया था लिफ्ट को, जिससे व्हील चेयर उसके अंदर आ जाए। एंड ये देख के आएगा उन्होंने मना कर दिया कि जो हैं वो व्हील चेयर पे हैं तो हमको नहीं लाना है, ऐसा करके मतलब नहीं दिया उन्होंने, घर मना कर दिया। सो अब 18th है, 19th को हम लोग घर आना है, हम कहाँ लेके आए उनको, 3rd फ्लोर पे ला नहीं सकते। बहुत सारे क्राइसिस हो गए थे, बहुत टेंशन थी। मम्मी किसी और के घर पे कंफर्टेबल नहीं हो पाती है। हमारे पास एक फैमिली मेम्बर का घर ग्राउंड फ्लोर पे वो रह सकती थी, बट सर्जरी के बाद वो वहीं पे रही थी 2-3 डेज़। एंड यहाँ पे अगैन उनको रहना पड़ा। हम बहुत ज़्यादा सर्च आउट कर रहे थे घर को कि मिल जाए, रेंट पे मिल जाए, कितना महंगा क्यों ना मिल जाए, बस मिल जाए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको चाहिए, जस्ट चाहिए। एंड वहाँ पे बहुत क्राइसिस हुए, वहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया था। 10 दिन वहाँ पे रहे थे। 26 मई को महाराज जी के दर्शन करके, सुनील सागर महाराज जी, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, उनके दर्शन करके हम दिल्ली एम्स गए थे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने। बट न्यूरोलॉजिस्ट नहीं आए थे उस दिन, बहुत मुश्किल से गए थे। हम व्हील चेयर पर ट्रैवल करना कितना मुश्किल है आप लोग जानते हो कि। व्हील चेयर का आगे वाला टायर टूट गया उस दिन, जैसे तैसे करके हम वापसी आए। देन 29 को हमको झज्जर जाना था कीमोथेरेपी, सेकेंड कीमोथेरेपी के लिए। बट जैसे ब्लड टेस्ट हुआ तो प्लेटलेट्स वर बहुत ज़्यादा कम। मतलब प्लेटलेट्स आपकी 150 अराउंड होनी चाहिए, मम्मी की बिलो 50 थी।
बहुत ज़्यादा कम थी। प्लेटलेट्स, इंटरनल ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा डर रहता है एंड कीमोथेरेपी से प्लेटलेट्स कम होते हैं। सो डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम आज कीमोथेरेपी नहीं दे सकते हैं। उन्होंने टाइम दिया हमको 3 वीक्स का, क्या 3 वीक्स लेके जाओ, क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। मुश्किल से एप्पल खाते थोड़ा सा एकदम ग्राइंड करके, वो भी ज़्यादा नहीं रह पाता क्योंकि मेडिसिन बहुत बड़े बड़े जा रहे थे। कैप्सूल्स वगैरह गले से जब निकला नहीं जा रहा तो कैप्सूल की वजह से वॉमिटिंग आती थी एंड वॉमिटिंग की वजह से सारा फीड, ज़्यादा खाना जितना जा रहा था वो सब प्यूक आउट हो रहा था, तो खाना बिल्कुल भी पेट में नहीं रह पा रहा था। उसकी वजह से उन्होंने फिर उस टाइम पे फूड पाइप, राइल्स ट्यूब जिसको कहते हैं खाने की नली, वो डाली कि आप राइल्स ट्यूब लगा के अच्छे से फीड लो अपना, जिससे प्लेटलेट्स थोड़े से इंक्रीज़ हों, क्योंकि प्लेटलेट्स इंक्रीज़ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको 80 तक भी ले आओगे तब भी हम कीमोथेरेपी देंगे, क्योंकि कीमोथेरेपी बहुत ज़रूरी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। चाहे हम डोज बहुत कम करके देंगे बट कीमोथेरेपी स्किप हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने बहुत मेहनत करी, लग के मेहनत करी, जितना ज़्यादा हम दे सकते थे कर सकते, क्योंकि उनको तब भी फीड लेके राइल्स ट्यूब से वॉमिटिंग हो जाती थी, मन सही नहीं रहता था। इसकी वजह से हम जितनी प्लेटलेट्स थी उसकी 3 गुना हमने प्लेटलेट्स जैसे तैसे करके बढ़ा ली थी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे लिए। जब वो एडमिट हुए थे ना हॉस्पिटल में, मई के टाइम पे 8 मई टू 18 मई के बीच में, एक दिन ऐसा भी हुआ था कि मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, बीपी की मेडिसिन लेने, क्योंकि हल्का सा बीपी फ्लक्चुएट हो रहा था तो उनको बीपी की मेडिसिन दे दी थी उस टाइम पे डॉक्टर्स ने। बट उसकी वजह से आई डोंट नो क्या हुआ, उनको यूरिन पास नहीं हो रहा था, मतलब पेट एकदम बहुत ज़्यादा फूल गया था एंड बहुत दिक्कत हो रही थी। देन मॉर्निंग में उनको यूरिन पाइप लगा दिया गया था। सो यहाँ यूरिन बैग लगा हुआ है, यहाँ पे फूड पाइप लगा हुआ है। सो अपनी ये हालत देख के मतलब उनको खुद इतना बुरा लग रहा था, पर जो भी था हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के हिम्मत नहीं छोड़ी, हमेशा से उन्होंने फाइट बैक करा है हर चीज़ से। वो कैंसर से जीत के आई हैं एंड अगेन वो दोबारा आ गया। ऐसा लग रहा है बंदा फाइट किए जा रहे हैं, चीज़ें और आए जा रही हैं। सो जैसे तैसे करके नॉर्मल हुआ। फिर वो कोई हॉस्पिटल ही नहीं लेके जाता था कि ये वो ये नहीं, तुम बच्चे हो, तुम नहीं जाओगे, ये वो भाई ये सब करते करते मैं 19 की होने वाली थी। लाइक 9 जून 2023 में मैं 19 की होने वाली थी, तो मैं अड़ गई जिद पे कि नहीं मैं जाऊँगी, फीड मैं दे सकती हूँ, राइस ट्यूब से खाना मैं देती हूँ मम्मी को, तो मैं जाऊँगी कुछ भी करो। एंड आई फील कि मम्मी मेरे साथ कंफर्टेबल रहती हैं। अगर वो पूरे दिन वहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो रही हैं और मैं घर पे डिस्कम्फर्ट हो रही हूँ कि मम्मी वहाँ क्या कर रही होंगी, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। ऐसा कोई लिख के नहीं चला गया कि अगर तुम छोटे हो तो तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। ज़िद कर करके मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है इस चीज़ के लिए। 7 जून को मैं हॉस्पिटल गई फिर साथ में, तब लगी उनको 2nd कीमोथेरेपी एंड 6 कीमोथेरेपीज डॉक्टर ने बोला था कि हम 2D मिक्स दे सकते हैं इनको, एंड 4th 5th के बाद हम फिर से पेट CT स्कैन करवाएंगे। तो 7 जून को लगी उनको कीमोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी के बहुत वीकनेस आ जाती है एंड प्लेटलेट्स ड्रॉप होते हैं एंड बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। जो भी था कर करके हम घर पे आए। उस टाइम पे हमको एक रियलाइजेशन है कि हमारे लिफ्ट में व्हील चेयर नहीं आ रही है, तो ऐसे करते थे हम पहले रूम से उनको भाई उठा के व्हील चेयर पे बिठाते थे एंड फिर हम उनको लेके जाते थे गेट तक। देन गेट से उठ के लिफ्ट में हम एक चेयर रखते थे, उसमें बिठाते थे, दैन चेयर से नीचे तक लेके जाते थे, फिर उस चेयर से उठा के लिफ्ट के बाहर एक चेयर पे बिठाते थे, उसके बाद लिफ्ट ऊपर लेके जाते थे, व्हील चेयर नीचे लेके आते थे, फिर व्हील चेयर बाहर निकाल के चेयर से व्हील चेयर पे बिठाते थे, फिर व्हील चेयर से गाड़ी में बैठाते थे। तो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया था, हेक्टिक हो गया था, बार बार किसी से उठवाना। मतलब हमको लगता है कि जो बंदा उठा रहा है ना प्रॉब्लम सिर्फ उसको हो रही है, पर जो बंदा उठ रहा है ना उसको बहुत ज़्यादा इशू होता है, कभी कहीं लग जाते हैं, कभी कहीं लग जाती है एंड भाई वो जो छोटा नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस स्टार्ट हो गए। हमेशा भगवान से जब भी बोलो भगवान इससे बुरा क्या, वो दिखा देते हैं कि इससे बुरा ये, इट्स नॉट द एंड। 3 वीक्स के बाद हमारी होती थी एंड प्लेटलेट्स ड्रॉप हो रही थी, बीच में 1-2 बार कीमोथेरेपी भी स्किप हुई, तो यही रूटीन बन गया था। 2 आवर्स बाद फिर वोमिटिंग हो जाती थी, देन क्लीनिंग, ये वो पूरा यही एक स्केड्यूल इसी ढंग में ढल गया था। मैंने बहुत स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट करी, शाम को आरती, सुबह मंदिर, भक्तांबर, एवरीथिंग आई स्टार्टेड। जिसने जो चीज़ें सजेस्ट करी, ये कर लो, सब कर डाली, कुछ एक चीज़ नहीं छोड़ी। हर वीक नज़र उतारना, बाकी 2-2 दिन बाद ऐसे शू से नज़र उतारना, हर चीज़ कर ली हमने। कीमोथेरेपी असर कर रही थी, पेन थोड़ा कम होने लगा था, बट ऑन 4th अगस्त बाप रे, दैट वॉज द वर्स्ट डे आई वुड से। उस टाइम पे मम्मी को ना
उस दिन बहुत एक अच्छी चीज़ हुई थी। सबसे पहले शाम के टाइम पे ना मम्मी को मतलब डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप वॉकर से खड़े हुआ करो। तो वॉकर से खड़े होकर उन्होंने पूरे 3 स्टेप्स चल के दिखाए थे एंड वो सो हैप्पी। बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे हम कि उन्होंने 3 स्टेप्स चले हैं। उसके बाद जस्ट वो बैठे अपने बेड पे एंड उनको एकदम सीवियर पेन हुआ इन द स्टमक। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ अचानक से एंड we thought it's a washroom pain. then हम बैठे on the chair and she fainted. वो बेहोश हो गई। मेरी जान निकल गई थी। मुझे नहीं पता उस टाइम पे क्या करते हैं, क्या करना चाहिए। मेरे सामने मेरे मतलब मैं आगे थी, भाई पीछे था एंड मेरे सामने आई सॉ हर रोल्ड आइज एंड आई वॉज इन डिफरेंट वर्ल्ड। आई डोंट नो उस टाइम क्या फील हो रहा था। जस्ट वो बेहोश होके शी केम ऑन मी, ऐसे वो मेरे पे आके गिरे एंड उफ। वो दिन, वो रात एक्चुअली रात के 10, साढ़े 10, 11 करीब हो रहे थे एंड मुझे कुछ समझ नहीं आया करना चाहिए। हम हाथ मल रहे हैं, पैर मल रहे हैं, गाल मल रहे हैं, ऐसे हिला रहे हैं एंड उनका हाथ ऐसे जस्ट ड्रॉप हो रहा है। जस्ट बिल्कुल ही रेस्टलेस बॉडी हो गई थी। कभी मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। आई डोंट नो ये चीज़ नॉर्मल है नहीं है, बट मैंने बेहोश होते किसी को कभी नहीं देखा एंड उनको देख के जान निकल गई थी लिटरली। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करना चाहिए उस टाइम पे। जो मेरे दिमाग में आया इज़ टू कंडक्ट अ CPR। मेरे को नहीं पता एकदम प्रोफेशनली कि क्या होता है। जस्ट आई नो एक्सटर्नली हम एयर पास करते हैं इन द माउथ। मैंने फटाफट से वही ट्राई करा। मेरे भाई ने हाथ रब करे, पैर रब करा, चेस्ट रब करा एंड वो थोड़ा सा ऐसे आने लगे, थोड़ा सा उठने लगे, मतलब तेज़ सांस लेने लगे। मेरे को फील हो रहा था। तो मेरे भाई को उसके बाद धीरे धीरे वो आए, नॉर्मल आंखें खोली एंड भाई फटाफट से हमने एम्बुलेंस को कॉल किया। पास में जो प्राइवेट हॉस्पिटल था, एम्बुलेंस को कॉल किया एंड वो ऐसे आंखें खोल के शी आस्क्ड कोई, आई वॉज शाउटिंग लाइक होने वाला होता है या हो क्या होता है तो आपको बात करनी चाहिए। उससे अपना नाम लो, उसके जानने वाले का नाम लो, जिनको प्यार करते हैं उनका नाम लो, कुछ भी बातें करो, उनसे क्वेश्चंस पुट अप करो। ये चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमें नहीं पता थी बट मैं फिर भी कर रही थी। आई डोंट नो उस टाइम मैं थी कौन थी, आई डोंट नो, जस्ट मैं खुद ये कर रही थी एंड बाद में जब पढ़ा तो वी वर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स जो उस टाइम पर करनी चाहिए। वो होश में तो आ गए थे बट हमने वेट नहीं करा। हमने कहा हम दिल्ली एम्स लेके जाएंगे इनको। रात को ही हमने कैब बुक करी। कैब वाले भैया भी सही आए थे कि वो ले गए हमको उस टाइम पे। एंड जो एम्बुलेंस हमने मंगवाई थी वो चार्ज कर रहे थे 4000 रुपीज़ वो चार्ज कर रहे थे जाने के लिए, जो कि वे टू हाई है। हमने कैब बुक करी, वहाँ पे कैब में बैठ के हम गए। तब होश में आ गई थी, पूरे टाइम में हाथ मलते हुए जा रही थी उनका। एंड वहाँ पे पहुँचे एंड दिल्ली एम्स की हालत, ओ माय गॉड, वहाँ पे पेशेंट्स ज़मीन पे गिरे हुए हैं। इमरजेंसी में इतनी हालत है ना जितनी OPD में भी नहीं होती। हम वहाँ जा ही नहीं पाए। बैठने की व्हीलचेयर और स्ट्रेचर क्या, हमको वहाँ बैठने के लिए एक चेयर भी नहीं प्रोवाइड हो रही थी मम्मी के लिए। सो जैसे तैसे करके भाई गुस्से में जाके वहाँ पे चेयर लेके आया ताकि आपका बैठना ज़रूरी नहीं है, इस टाइम पेशेंट का बैठना ज़रूरी है। हमने उनको चेयर पे बिठाया, साइड में उठा के, जैसे बहुत मुश्किल से उठा के ऐसे चेयर पे बिठाया क्योंकि पैर वाली इशू तो चल ही रहा था। एंड जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई उसके बाद से वो पूरा व्हीलचेयर पे आ गई थी। बिल्कुल भी तब से नहीं चल पाई, ना ही खुद उठ पा रही थी, बिल्कुल नहीं हो रहा था। अब हमने कहा इसको लाइटली नहीं लेंगे, हम झज्जर एम्स अभी जा रहे हैं। दिमाग में ये था कि गुड्डू ने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया हुआ था, शाम का ही खाया हुआ था एंड रात को उस टाइम हम दूध लेने ही वाले थे, दूध लेके वो सोते हैं। सो कुछ नहीं खाया हुआ था और अगर हम झज्जर चले गए तो झज्जर में हम कुछ नहीं खा पाएंगे क्योंकि हम सब कुछ ग्राइंड करके ले रहे हैं। ग्राइंड करके 3 बार छान के ही हम राइस ट्यूब से ले सकते हैं और मुंह से नहीं स्वेलो किया जा रहा है। तो फिर हम सोच रहे थे कि या तो अभी घर चलते हैं, फिर सुबह प्राइवेट कार बुक करके फिर चले जाएंगे। हमने कहा नहीं, अभी घर नहीं जा सकते, फिर से ऐसा इशू हो गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। हमको नहीं पता कि उस टाइम पे क्या करना होता है। तो हमारे एक फैमिली मेम्बर सपोर्टेड उस टाइम पे वो अपनी कार लेके आए, हम उनकी कार में गए झज्जर। इमरजेंसी में एडमिट करवाया, ECG वगैरह सब कुछ चेक हुआ, उन्होंने पूरी समरी लिखी क्या क्या हुआ था, क्यों हुआ था। एंड उनका ब्लड टेस्ट हुआ, हीमोग्लोबिन बहुत कम था, प्लेटलेट्स भी बहुत कम थे। सो उन्होंने बोला कि इनका ब्लड चढ़ाया जाएगा। तो इमरजेंसी में एडमिट कर लिया था उस टाइम पे। एंड भाई और मैं घर आ गए क्योंकि हमको पूरा फीड वगैरह रेडी करके लेके जाना था। सो घर पे हम पहुँचे थे सुबह, आई गेस 5:30
करीब हम पहुँचे थे। फटाफट भाई ने 1 घंटे की नैप ली क्योंकि हम बाइक से जा सकते थे क्योंकि हॉस्पिटल। सो भाई ने 1 घंटे की नैप ली क्योंकि उनको ड्राइव करना था। एंड उतनी देर में 1-2 घंटे में मैंने सारा फ़ीड बनाया मम्मी को कि हम तो कुछ भी खा लेते, बाहर भी खा लेते, बट राइस ट्यूब का फ़ीड नहीं हो सकता। सो फटाफट से मैंने सारा का सारा उनका फ़ीड रेडी किया 1 डेढ़ 2 घंटे में। फिर हम जल्दी से रेडी होके बाइक से निकल के हॉस्पिटल के लिए वहाँ जाके मम्मी को फ़ीड दिया। फिर रात से लेके सुबह तक ब्लड का थोड़ा सा मैचिंग का देखते हैं कि ब्लड मैच हो जाए। फिर जब मैं पहुँची थी अराउंड 10 बजे करीब उनको ब्लड चढ़ाया। एंड ब्लड चढ़ने में बहुत टाइम लगता है, एक तो उनकी वेन नहीं मिलती। ब्लड चढ़ा, देन शाम को हम वहाँ से डिस्चार्ज हो गए थे। एंड हमारी अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में 7 अगस्त की, पेट स्कैन था उस दिन हमारा। तो 4 अगस्त को हम रात को एडमिट हुए थे, 5 अगस्त को डिस्चार्ज हुए थे, देन घर पहुँचे। देन 7 अगस्त को हमको फिर से हॉस्पिटल में आया था फॉर द पेट सिटी स्कैन। वहाँ पे हमारा पेट सिटी स्कैन हुआ। एंड उसके बाद हमको 9 अगस्त को हमारी एमओ से अपॉइंटमेंट थी। बट 2 दिन में पेट सिटी की रिपोर्ट नहीं आती है। एंड उस दिन हमारी कीमोथेरेपी थी, बट प्लेटलेट्स बहुत डाउन थी। ब्लड चढ़ने के बाद भी प्लेटलेट्स डाउन थी, हीमोग्लोबिन कम था। सो डॉक्टर ने बोला हम इनको एक और यूनिट ब्लड चढ़ाएंगे आज एंड कीमोथेरेपी पोस्टपोन करेंगे 1 वीक बाद के, तब तक आपकी पेट सिटी की रिपोर्ट भी आ जाएगी। उस दिन ब्लड चढ़ा, बहुत जो डे केयर होता है जहाँ पे कीमोथेरेपी चलती है वहीं पे ब्लड चढ़ता है। एंड वो बहुत फ्लडेड था पेशेंट से। हमारा जाके शाम को नंबर आया था, हम 6 बजे के निकले हुए, हमारा नंबर वहाँ पे शाम को 6 बजे करीब आया था। एंड ब्लड चढ़ने में इतना टाइम लग गया कि 8 बज गए। एंड 8 बजे लास्ट टाइम होता है डे केयर बंद होने का। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, बाकी यूनिट कल कंटिन्यू कर लेना। हमने कहा हम दोबारा बार बार नहीं आ सकते, हम बहुत दूर से आते हैं। एंड ये व्हील चेयर पर है तो उनको ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे करके उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड करके ब्लड पूरा कंप्लीट होने ही वाला था क्योंकि, तो वो कंप्लीट करवाया। उसके बाद हम घर आए। देन 1 वीक बाद हम फिर से गए हॉस्पिटल। एंड भगवान का शुक्र है पेट सिटी की रिपोर्ट वॉज वेरी गुड। ब्रेन से क्लियर हो गया था पूरा एंड स्पाइनल कॉर्ड में पार्शियली क्लियर हो गया था। 2 कीमोथेरेपी सब भी बचे हुए थे। सो उस दिन कीमोथेरेपी चढ़ी एंड डॉक्टर ने बोला कि हाँ ठीक है, कीमोथेरेपी ने बहुत अच्छे से वर्क किया है, अब रिहेबिलिटेशन पे आना है। मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज स्टार्ट कराइए, मसाज स्टार्ट कराइए क्योंकि अब इनको चलना चाहिए क्योंकि रिपोर्ट्स अच्छे आए हैं। प्लेटलेट्स अभी भी कम थे बट हीमोग्लोबिन 12.12 हो गया था यूनिट चढ़ने के बाद। तो वहाँ पे उस दिन कीमोथेरेपी हम उनको दे दी थी। देन फिर से 3 वीक्स के बाद कीमोथेरेपी थी। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या हम फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा सकते हैं, क्योंकि पहले हमको मना कर दिया था फिजियोथेरेपी के लिए, क्या फिजियोथेरेपी नहीं लो क्योंकि बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं क्योंकि स्पाइन में ही है कैंसर, दैट्स वाई। फिर फिजियोथेरेपी के उन्होंने बोल दिया कि ठीक है फिजियोथेरेपी करवा लो बट अब बैक पे ज़्यादा नहीं करवाओगे, सब लेग्स की कराओ जिससे वो चलने लग जाए। एंड फिर हमने फिजियोथेरेपी करवाई। सेंसेशंस पैर में हल्के हल्के आने लगे थे, लेफ़्ट पैर में, राइट पैर ठीक था हमारा। सूजन थी घुटने में, वो सब धीरे धीरे कम हुआ, चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी, पाथ पे आने लगी। मैंने सोचा था कि मैं अपने सीए इंटर एग्ज़ाम्स का बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है, वो तभी डिसाइड करूँगी पेट सिटी की रिपोर्ट के बारे में। पेट सिटी की रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। तो घर आते ही अगले दिन मैंने बोथ ग्रुप के लिए फॉर्म भर दिया कि ठीक है अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं तो मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, 1-2 मंथ में भी पढ़ाई कर सकती हूँ कि मैं कर लूँगी। मेरा मेन फोकस ग्रुप 1 ही था, ग्रुप 2 मैंने ऐसे ही भर दिया कि 1.5 डे में मैं करके अगर एग्ज़ाम दे लूँ तो एक पता लग जाए कि कितना आप कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो। तो मैंने बोथ ग्रुप का एग्ज़ाम भर दिया था। एंड सब चीज़ें नॉर्मलाइज चल रही थी, ठीक चल रहा था। वो थोड़ा सा चलने भी लगी थी, वॉकर से ऐसे पकड़ के खड़े होते थे, 6 to 7 मिनट्स वो खड़े हो पाते थे। एंड पहले 3 स्टेप्स लेते, अब पूरा एक राउंड लगा के आ पा रहे थे बाहर का, मतलब थोड़े से पार्ट का ही बट पूरा राउंड लगा के आ पा रहे थे। चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही थी, बहुत खुशी हो रही थी। अपनी बाहर आती थी, उन्होंने हमारे लिए पूरी भी बेली कि नहीं मैं ज़बरदस्ती मैं बेलूँगी तुम खाओ, क्योंकि वो तो भी नहीं खा पाई थी, उनको राइस ट्यूब लगी थी। एंड डॉक्टर ने यही बोला था कि अब आप गले की एक्सरसाइजेस करो कि ब्रेन से क्लियर हो गया पाएंगे, ढंग से बोल पाएंगे, ये सब चीज़ें हो पाएंगी। बट पता नहीं किसकी नज़र लगी, क्या हुआ। हम 18 अक्टूबर को हॉस्पिटल गए थे एंड वहाँ से आने के बाद से ही चीज़ें फिर से बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई। डॉक्टर ने कहा था क्योंकि वो पेट सिटीज़ के अंदर 3 मंथ्स का ब्रेक होना नेसेसरी होता है। सो हमारा 7 अगस्त को पेट सिटी हुआ था, तो अब हमारा नेक्स्ट पेट सिटी हो सकता था ऑन 7 नवंबर के बाद। तो हमने वहाँ पे डेट ली थी 14 नवंबर की, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स को भी ध्यान में रखना था। जो अवेलेबल डेट थी वो थी 11 और 14। सो 14 डेट फाइनलाइज़ करी। एंड इतनी ज़्यादा दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पे कि वो खुद उठ भी नहीं पा रहे, उठ के बैठ भी नहीं पा रहे थे, बैठ के बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, करवट नहीं ले पा रहे थे, हाथ पैर
कुछ नहीं उठ पा रहा। इवन कंडीशन इज सेम, अभी भी नहीं हो पा रही हैं ये चीज़ें। हमको कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा अचानक क्या ही हो रहा है। एंड पता नहीं ऐसा हमेशा क्यों होता है कि जैसे मेरे सीए के एग्ज़ाम्स होते हैं सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। फाउंडेशन के टाइम पे भी हुआ था, इंटर के फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे भी हुआ था, इंटर के सेकंड अटैम्प्ट पे भी सेम ही सिचुएशन हो रही थी कि अभी तक 18 अक्टूबर तक सब सही चल रहा था, सब बेटर ही हो रहा था। एंड 18 अक्टूबर के बाद क्योंकि मेरे नवंबर 2 से एग्ज़ाम से सब वर्स्ट होना स्टार्ट हो गया है, हर चीज़ बुरी होने लग गई थी। पेन सीवियर स्टार्ट हो गया था, पैच भी वर्क नहीं कर रहा था, फिजियोथेरेपी सेंसेशंस जो आए थे वो भी जाने लग गए थे। इवन राइट पैर में सेंसेशंस जाने लग गए थे जो सही था एकदम। सारी दिक्कतें फिर से एकदम से स्टार्ट हो गई। अब हम जिस भी डॉक्टर से पूछे, किसी से भी कुछ भी करें, सबके सब बोल रहे थे कि पेट सिटी के रिज़ल्ट के बाद ही बताएंगे। मतलब सबको ये कहीं ना कहीं दिमाग में था कि कैंसर थर्ड टाइम फिर से आ गया है। बट अभी भी मेरे को विश्वास नहीं है। लेकिन थोड़े से उनको सर्वाइकल के सिम्टम्स लग रहे हैं, जैसे हाथ में बैलेंस ना होना, पैर में बैलेंस ना होना, ये भी सर्वाइकल का इशू। एंड आई प्रे टू गॉड कि भगवान जी प्लीज़ ये हो जाए कि डॉक्टर बोल दे कि कोई कैंसर नहीं है, एकदम क्लियर है, जस्ट आपको हल्का सा सर्वाइकल है, उसके लिए आप फिजियोथेरेपी की मशीन्स लगवाओ एंड यू आर गुड टू गो। प्लीज़ ये हो जाए, क्योंकि अभी हम मशीन्स नहीं लगवा सकते क्योंकि एडवाइजेबल नहीं होता कैंसर पेशेंट को। बट ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। अभी 14 को जब मैं एग्ज़ाम्स के बीच में, जो मैंने आप लोग से शेयर भी किया था कि हम पेट सिटी के लिए हॉस्पिटल गए थे, तो पेट सिटी हो गया था उस दिन हम हॉस्पिटल कैसे गए थे ना, वो मैं नहीं ही मतलब मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसे पैर हाथ सब उठा के ऐसे गाड़ी में बिठाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम गए थे वहाँ पे। ड्राइवर भाई, मैं, वहाँ पे 3-4 लोग, हम सब ने मिलकर गाड़ी से उतरवाया था, बिठवाया था। यही सिचुएशन चल रही है जो भी चल रही है। अभी 22 को रिपोर्ट आनी है। आई डोंट नो ये वीडियो कब आएगी, 22 तक आ भी जाएगी या नहीं आएगी। बट यही अभी क्राइसिस चल रहे हैं, सिचुएशन चल रही है। अभी जो सबसे ज़्यादा नीड है वो है ब्लेसिंग्स की नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबकी प्रेयर, सबकी ब्लेसिंग्स, भगवान पे भरोसा। क्योंकि देखो जो भी ये चीज़ सुनता है ना, वो हर कोई कहता है कि पुराने कुछ कर्म हैं उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। बट आई फील लाइक कि पुराने कर्म उनके बुरे नहीं है, पुराने कर्म हमारे बुरे हैं। क्योंकि पता है, अगर हमको कुछ चीज़ होती है तो बंदा झेल लेता है, पर अगर आप जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं, पूरी की पूरी लाइफ है, अगर आप उसको इतनी प्रॉब्लम में देखते हो ना, इतना तड़पते हुए, इतनी प्रॉब्लम, इतनी परेशानी में देखते हो ना, सो आपको बहुत पेन होता है। एंड ये हमारे बुरे कर्म है जो हमको ऐसा देखने को मिल रहा है, वो भी इस एज पे। लाइक जब ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, आई वॉज इन माई लेट 17 एंड राइट नाउ आई एम इन माई लेट 19। मतलब 17 से 20 कैसे ही आ गई ना, एक झटके में, पता भी नहीं लगा। चीज़ें इवॉल्व हो गई। मतलब मेरे को एक परांठा भी मैं ऐसे मुश्किल से बनाया करती थी, क्योंकि मम्मी कुछ नहीं खा रही होती तो मैं थोड़ी सी खीर, थोड़ी सी सब्ज़ी, थोड़े से परांठे बना के अपने हाथ से छोटी बाइट्स खिलाया करती थी। खाना मैं अच्छा नहीं बनाती थी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जस्ट मैंने हल्का फुल्का तो सीखा था क्योंकि मम्मी हमको रोटी खिलाती थी। मैं कहती थी नहीं, आपको गर्म रोटी मैं खिलाऊँगी। उसको ऐसे जितना आता था उतना आता था। बट राइट नाउ धीरे धीरे सीख के अब मेरे को सारा कुछ काम किचन का आता है। धीरे धीरे मैंने उनसे पूछ के सब कुछ सीखा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको एक रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, कौन रियली केयर करता है, कौन नहीं करता है। मैंने कभी ये चीज़ किसी से शेयर नहीं करी, मतलब मेरे स्कूल टाइम से ये चीज़ चल रही है, बट मेरे 2 क्लोज़ फ्रेंड्स के अलावा इसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं था। मैं डरती थी इस बात को शेयर करने में, बट नाउ आई एम ओपन टू शेयर दिस। मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ से कोई अवेयर हो जाए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप इस चीज़ से अवेयर हो। कैंसर ऐसी प्रॉब्लम हो गई है ना जो वाइडली स्प्रेड हो रही है। मतलब अगर आप डे केयर के बाहर देखो, जहाँ पे कीमोथेरेपी लगती है, उसके बाहर पेशेंट्स का देखो ना, तो इतने पेशेंट्स हैं ऐसा लगता है कि वो पैरासीटामोल लेने आया डॉक्टर से। इस तरीके से फैल गई है ये बीमारी, बहुत बुरी बीमारी है। एंड आई फील लाइक ये कोविड का वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है। आई डोंट नो, मैक्स के डॉक्टर ने भी इस बात को एग्री किया था, बट इफ़ यू से कि केस कर दो, ये कर दो, कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। किसी को नहीं पता
किसकी गलती थी, कैंसर किसकी वजह से हुआ, ये दूसरी बार कैंसर डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ या हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, क्या चीज़ हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, अभी उस पॉइंट पर डिस्कस नहीं ही कोई कर सकता। जस्ट हम सॉल्यूशंस को ही फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को लेकर भी सोच रहेंगे ना कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई मी, ये सोच रहेंगे तो उसका कभी भी आंसर नहीं मिलेगा। जो लोग मुझे बोलते हैं यू आर सो स्ट्रॉन्ग, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, मेरी मम्मी को देखो यार, मतलब उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा मैंने कभी भी नहीं देखा है, लाइक नेवर बिफोर। जितनी वो स्ट्रॉन्ग है ना, मैं उसका 50% भी नहीं हूँ। लाइक उनकी मैरिज 18 ईयर्स पे हो गई थी, वो भी अपने 8 साल बड़े लड़के के साथ, मतलब अपनी भाई की उम्र के लड़के के साथ उनकी शादी हो गई थी 18th पे। एंड वो उस पॉइंट से स्ट्रगल करी हैं, एडजस्ट होने का स्ट्रगल, हर चीज़ का स्ट्रगल बहुत डिफ़िकल्ट था पुराने टाइम पे एक लड़की के लिए टू सर्वाइव इन दिस सोसाइटी। अपने कंडीशंस पे हमेशा जो जिसने बोल दिया वही फॉलो करना पड़ता था। पर जो भी है, अभी आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। आप इस टाइम पे प्रेयर्स ही वर्क कर सकती हैं। जो ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा है ना, वो बदलने वाला भी वही है। इतना प्रेयर करना है मेरे को कि वो मजबूर हो जाए, जो उन्होंने किस्मत में लिखा उसको चेंज करने को। आई होप मैंने सारे ही क्वेश्चंस को इसके अंदर क्लियर कर दिया है। जिन्होंने भी कंसर्न दिखाया मुझे लेके, मेरी फैमिली को लेके, थैंक यू सो मच। एंड इसी वजह से मैं ओपन अप भी हो पाई इस टॉपिक को लेके। आई होप अगर इसको 10 लोग भी देखें, उसमें से एक भी अगर अवेयर हो जाता है ना, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। प्लीज़ स्प्रेड दी अवेयरनेस। अभी भी बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिनको सिम्टम्स भी नहीं पता होते हैं, जस्ट लाइक मी। मुझे कुछ भी नहीं पता था इस डिसीज़ के बारे में। इवन मुझे कैंसर का सिम्टम भी नहीं पता था कि क्या होता है कैंसर। सो आई होप गाइज मैंने सब कुछ इसके अंदर शेयर करा है। अब आप लोगों से प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्लीज़ प्रे फॉर हर एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। सारे रिपोर्ट्स अच्छे आएँ, सारे रिजल्ट्स अच्छे आएँ। एंड यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। खाली दिमाग शैतान का घर। सो मैं अपना सारा माइंड या तो काम में लगा रही हूँ या फिर वीडियोस में लगा रही हूँ। सो मैंने बहुत सारे वीडियोस शेड्यूल भी करके रखे हैं। सब चीज़ आएगी जो आपको भी हेल्प करेगी एंड जो मुझे भी हेल्प कर रही है। सो बने रहो इस चैनल के ऊपर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द वेरी एंड। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट आपने देखा है उसके लिए थैंक यू। बाय बाय।